एक करोड़पति ने एक बेघर बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को अपने तहखाने में रहने की अनुमति दी। लेकिन एक दिन बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आते हुए वह यह देखकर विश्वास नहीं कर सका कि वे क्या कर रही थी। कहानी से कोई भी अपडेट न छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई शहर पर सूरज ढल रहा था। आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, जो अमित पटेल के पेंट हाउस की विशाल खिड़कियों में परावर्तित हो रहे थे। 30 वर्ष की आयु में अमित एक व्यावसायिक साम्राज्य का मालिक था, जो प्रौद्योगिकी से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। एक ऐसी संपत्ति जो उसने एक दशक पहले एक विमान दुर्घटना में अपने माता पिता की दुखद मृत्यु के बाद विरासत में पाई थी। अमित अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से शहर को देख रहा था। एक हाथ में व्हिस्की का गिलास और नजरें क्षितिज पर टिकी हुई थी। पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज के बावजूद वह अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रहा था, जिसे कुछ भी भर नहीं पा रहा था। शानदार पार्टियां, दुनिया भर की यात्राएं, खूबसूरत महिलाएं जो उसके पैरों पर गिर रही थीं। इनमें से कुछ भी उस अकेलेपन की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था जो उसे घेरे हुए था। श्री पटेल, उसके बटलर रमेश की आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाला। खाना परोसा गया है। अमित ने बिना मुड़े सिर हिलाया। अपने पेय का अंतिम घूंट लेने से पहले डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। 20 लोगों की मेजबानी करने में सक्षम विशाल महोगनी की मेज एक छोर पर एक प्लेट के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जब वह बैठा तो उसके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी में गूंज रही थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं खाने के दौरान आपके साथ रहूं, श्रीमान? रमेश ने पूछा, जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से एक साधारण कर्मचारी से कहीं अधिक था। जरूरी नहीं, रमेश। तुम जा सकते हो, अमित ने हाथ के इशारे से जवाब दिया। बटलर ने हल्का सा झुककर प्रणाम किया और चला गया। अमित को अपने विचारों और गौरमेट भोजन की एक प्लेट के साथ अकेला छोड़ दिया, जिसे वह मुश्किल से ही छुएगा। जब वह बिना किसी उत्साह के अपने खाने को कुरेद रहा था, अमित को याद आया कि उसके पिता ने उसे अनगिनत बार क्या कहा था, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बेटा। जीवन में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। उस पल वे शब्द पहले से कहीं अधिक गूंज रहे थे। उसके पास वह सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन वह अपने जीवन में कभी इतना अकेला महसूस नहीं कर रहा था। अपना खाना खत्म करने में असमर्थ अमित अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबियां उठाईं और बिना कुछ कहे हवेली से बाहर निकल गया। उसे ताजी हवा की जरूरत थी, उसे जीवित महसूस करने की जरूरत थी। मुंबई की सड़कों ने उसका स्वागत अपने सामान्य रात्रिकालीन कोलाहल के साथ किया। अमित बिना किसी निश्चित गंतव्य के गाड़ी चला रहा था, इंजन की गर्जना को अपने विचारों को दबाने दे रहा था। तभी एक लाल बत्ती पर कुछ ने उसका ध्यान खींचा। कोने पर एक स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में उसने एक बुजुर्ग महिला को जमीन पर बैठे देखा। उसके बगल में एक युवती जो 20 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, एक तख्ती पकड़े हुए थी जिस पर लिखा था, हमें मदद की जरूरत है। कोई भी चीज स्वागत योग्य है। इस दृश्य में कुछ ऐसा था जिसने अमित को प्रभावित किया। शायद यह वह गरिमा थी जिसके साथ बुजुर्ग महिला अपनी स्थिति के बावजूद अपना सिर ऊंचा रखे हुए थी, या शायद युवती की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। बिना 2 बार सोचे अमित ने अपनी कार पार्क की और उनके पास गया। नमस्ते, उसने कहा, अपना बटुआ निकालते हुए। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। बुजुर्ग महिला ने उसे कृतज्ञता और गर्व के मिश्रण के साथ देखा। धन्यवाद, बेटा। लेकिन हम दान नहीं चाहते। अगर आपके पास कोई काम है जो हम कर सकें। अमित कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गया। वह इस बात का आदी नहीं था कि कोई उसके पैसे को अस्वीकार कर दे। तभी उसे एक विचार आया। दरअसल, उसने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो मेरे घर में मदद कर सके। यह एक बड़ी हवेली है और हमेशा काम करने के लिए कुछ न कुछ होता है। क्या आप लोग इच्छुक होंगे? युवती ने बुजुर्ग महिला की ओर देखा, जो प्रस्ताव पर विचार करती हुई दिख रही थी। मेरा नाम सरला है, अंततः महिला ने कहा, और यह मेरी बेटी मीरा है। क्या आप वाकई में हमें बिना जाने हमें काम देना चाहते हैं? अमित ने पहली बार वर्षों में मुस्कुराया। कभी कभी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पड़ता है, उसने जवाब दिया। मैं अमित पटेल हूं। क्या कहती हैं? क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं?
कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद सरला ने सिर हिलाया। हम स्वीकार करते हैं, श्री पटेल। इस अवसर के लिए धन्यवाद। उस रात जब अमित उन्हें अपनी हवेली ले जा रहा था, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह संयोगवश मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल देगी। अगले कुछ दिन पटेल हवेली में गतिविधियों का भंवर थे। अमित ने विशाल तहखाने को सरला और मीरा का नया घर बनाने के लिए नामित किया था और उसने सुनिश्चित किया कि इसे सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया जाए। सरला अपनी उम्र के बावजूद एक अथक कार्यकर्ता साबित हुई। उसने विशाल घर के हर कोने को ऐसे उत्साह के साथ व्यवस्थित और साफ करने का काम किया जो सभी को, रमेश सहित, जिसने शुरू में नए निवासियों को संदेह की नजर से देखा था, आश्चर्यचकित कर दिया। मीरा अपनी ओर से शुरू में शर्मीली थी, लेकिन जल्द ही वह रसोई में मदद करने लगी, रसोई कला में एक प्राकृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए जिसने अमित को चकित कर दिया। एक दोपहर जब अमित अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहा था, उसने तहखाने से एक धुन सुनी। उत्सुक होकर वह सीढ़ियों से नीचे गया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सांस रोक दी। सरला अटारी में मिले एक पुराने ईजल के सामने बैठी थी, ऐसी एकाग्रता और कौशल के साथ पेंटिंग कर रही थी जो वर्षों के अभ्यास की बात करते थे। सरला, अमित ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग करती हो। महिला चौंक गई, मानो उसे कुछ अनुचित करते हुए पकड़ा गया हो। माफ कीजिए, श्री पटेल। मैंने ये पुराने सामान देखे और खुद को रोक नहीं पाई। मैंने वर्षों से ब्रश नहीं छुआ था। अमित पेंटिंग को बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब आया। यह मुंबई का एक शहरी परिदृश्य था, लेकिन सरला ने प्रकाश और छाया को जिस तरह से कैप्चर किया था, वह कैनवास को जीवंत बना रहा था। यह अद्भुत है, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने इस तरह से पेंट करना कहाँ सीखा? सरला ने नजरें नीची कर लीं, जैसे याद करना दर्दनाक हो। मैंने कई साल पहले सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की थी। मेरी कुछ प्रदर्शनियां भी हुई थीं। लेकिन वह एक अलग जीवन था। अमित को लगा कि उसने एक संवेदनशील विषय को छू लिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। क्या हुआ? तुमने पेंटिंग क्यों छोड़ दी? सरला कुछ पल के लिए चुप रही, उसकी आंखें दूर की यादों में खो गईं। जिंदगी, श्री पटेल, जिंदगी हो गई। कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। अमित ने सिर हिलाया, सरला की चुप्पी का सम्मान करते हुए। लेकिन उस पल उसने एक फैसला किया। सरला, क्या तुम फिर से पेंटिंग करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए नए सामान ला सकता हूं, इस जगह को एक स्टूडियो के रूप में तैयार कर सकता हूं। सरला की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर संदेह ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकती, श्री पटेल। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। कृपया मुझे अमित कहें, उसने आग्रह किया। और इसे उपहार के रूप में मत देखो। इसे एक निवेश मानो। तुम्हारी पेंटिंग्स अच्छी कीमत पर बिक सकती हैं, तुम जानती हो। मैं कला की दुनिया में कई लोगों को जानता हूं जो इसमें रुचि रखेंगे। सरला ने कुछ पल के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। अंत में उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। ठीक है अमित, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो भी हो, अमित ने उत्साहित होकर जवाब दिया। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ पेंटिंग करो, सरला ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी कला अच्छी रहेगी। अमित हंस पड़ा, प्रस्ताव से आश्चर्यचकित। सरला, मैंने प्राइमरी स्कूल के बाद से ब्रश नहीं छुआ है। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, सरला ने एक गुप्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। सौदा तय हुआ। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, समझौते को मुहर लगाते हुए। सौदा तय हुआ। उस रात जब वह उनके आने के बाद पहली बार सरला और मीरा के साथ खाना खा रहा था, एक आदत जो समय के साथ नियमित हो जाएगी, अमित को एहसास हुआ कि उसमें कुछ बदल गया था। वर्षों में पहली बार वह उत्साह की एक चिंगारी, एक उद्देश्य की भावना महसूस कर रहा था जो उसके बैंक खाते में मौजूद संख्याओं से परे थी। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि यह केवल शुरुआत थी। नियति ने उनके जीवन को ऐसे तरीके से जोड़ दिया था जिसकी कल्पना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था, और सरला के दिल में छिपे रहस्य जल्द ही सामने आने वाले थे।
उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। इस बीच शहर के केंद्र में एक शानदार अपार्टमेंट में एक मध्यम आयु का व्यक्ति ठंडी और गणनात्मक दृष्टि से शहर को देख रहा था। राजेश वर्मा कला के क्षेत्र में एक सफल गैलरी मालिक के रूप में जाना जाता था। अपनी सम्मानजनक छवि के पीछे एक अंधेरा रहस्य छिपाए हुए था। क्या तुमने कुछ पता लगाया है? उसने बिना मुड़े उस आकृति से पूछा जो अभी अभी कमरे में प्रवेश की थी। कुछ ठोस नहीं साहब, आदमी ने जवाब दिया, एक निजी जांचकर्ता जो महीनों से किसी की तलाश कर रहा था। लेकिन अफवाहें हैं कि एक नई उभरती कलाकार अंडरग्राउंड सर्किट में हलचल मचा रही है। कहते हैं कि उसकी शैली परिचित है। राजेश स्पष्ट रूप से तन गया। किस तरह से परिचित? उसकी तरह साहब, सरला गुप्ता की तरह। नाम सुनते ही राजेश तेजी से मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से और लालसा का मिश्रण चमक रहा था। उसे ढूंढो, उसने आदेश दिया। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे ढूंढो। जैसे ही जांचकर्ता चला गया, राजेश ने अपना ध्यान वापस शहर की ओर मोड़ लिया। उसके विचार उस अतीत के बीच झूल रहे थे जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था और एक अनिश्चित भविष्य के बीच जो उसे बेनकाब करने की धमकी दे रहा था। पटेल हवेली में आने वाले तूफान से अनजान अमित, सरला और मीरा ऐसे बंधन बनाना शुरू कर रहे थे जो जल्द ही ऐसे तरीकों से परखे जाएंगे जिनकी कल्पना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। पटेल हवेली में दिनचर्या सरला और मीरा के आने के बाद से नाटकीय रूप से बदल गई थी। तहखाना, जो पहले एक भुलाया हुआ और कबाड़ से भरा स्थान था, अब एक आरामदायक कला स्टूडियो में बदल गया था जहां सरला अपना अधिकांश समय बिताती थी, अमित को अपना उत्साही छात्र बनाकर। अमित ने पाया कि उसमें पेंटिंग की एक प्राकृतिक प्रतिभा थी जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। सरला के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में उसके अनाड़ी स्ट्रोक धीरे धीरे आत्मविश्वास और अभिव्यंजक रेखाओं में बदल गए। लेकिन तकनीक से परे अमित कुछ बहुत ही मूल्यवान सीख रहा था, दुनिया को दूसरी नजर से देखना। कला केवल जो तुम देखते हो उसे पुनः प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, सरला ने समझाया जब वे स्टूडियो में एक साथ काम कर रहे थे। यह उस भावना को कैप्चर करने के बारे में है जो तुम पेंट कर रहे हो। अमित ने सिर हिलाया, हर शब्द को आत्मसात करते हुए। यह ऐसा है जैसे तुम फिर से देखना सीख रहे हो, है ना? सरला मुस्कुराई, अपने छात्र की समझ से प्रसन्न। बिल्कुल सही। और जब तुम इस तरह से देखना सीख जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि सबसे अनपेक्षित जगहों में भी सुंदरता है। ये शब्द अमित के अंदर गहराई से गूंजे। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से अंधा था, केवल अपने बैंक खाते के आंकड़ों और अपने माता पिता द्वारा निर्मित साम्राज्य को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब सरला के कारण वह अपने आसपास की दुनिया को फिर से खोज रहा था। मीरा अपनी ओर से हवेली की रसोई में फल फूल रही थी। उसकी पाक प्रतिभा अमित की नजरों से नहीं छूटी, जो जल्द ही खुद को हर भोजन का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाता। युवती में स्वादों को अभिनव तरीके से मिलाने की विशेष क्षमता थी, ऐसे व्यंजन बनाना जो स्वाद के साथ साथ आंखों के लिए भी एक उपहार थे। एक रात जब वे मीरा के एक स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले रहे थे, अमित अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। मीरा, तुमने इस तरह से खाना बनाना कहाँ सीखा? युवती तारीफ से शर्मा गई। वास्तव में मैंने खुद सीखा। जब हम सड़क पर रहते थे तो मुझे थोड़े में ही रचनात्मक होना पड़ता था। मुझे लगता है कि मैंने स्वादों को मिलाने की एक समझ विकसित कर ली। सरला ने अपनी बेटी को गर्व और दुख के मिश्रण से देखा। मीरा हमेशा से लचीली रही है, यहां तक कि सबसे बुरे समय में भी वह चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ लेती थी। अमित को अपनी खुद की समस्याओं के बारे में सोचकर अपराधबोध महसूस हुआ, जो अब उसे तुलना में तुच्छ लग रही थी। तुम दोनों वाकई में प्रेरणादायक हो, उसने ईमानदारी से कहा। तुमने मुझे इन महीनों में उससे कहीं ज्यादा सिखाया है जो मैंने बिजनेस स्कूलों में वर्षों में सीखा था। सरला ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। और तुमने हमें एक दूसरा मौका दिया है अमित। हम तुम्हारा कभी पूरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, अमित ने जवाब दिया। तुमने इस घर में जान डाल दी है। वर्षों में पहली बार मुझे लगता है कि मेरे पास एक घर है, न कि सिर्फ चीजों से भरी एक हवेली। यह क्षण रमेश के द्वारा बाधित हुआ, जो चिंतित मुद्रा में डाइनिंग रूम में प्रवेश किया।
माफ कीजिए बाधा के लिए, श्री पटेल, लेकिन आपके अध्ययन कक्ष में एक जरूरी कॉल है। यह श्री वर्मा हैं, अमित ने भौहें चढ़ाई। राजेश वर्मा एक प्रसिद्ध कला गैलरी मालिक था जिसके साथ उसका अतीत में व्यवहार रहा था, मुख्य रूप से उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई कला संग्रह से संबंधित। उसका इस समय कॉल करना असामान्य था। मुझे माफ करें, अमित ने कहा, मेज से उठते हुए। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जब अमित अपने अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा तो उसने ध्यान नहीं दिया कि कैसे सरला वर्मा का नाम सुनकर तन गई थी, नहीं उसने देखा कि कैसे उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अध्ययन कक्ष में अमित ने कॉल उठाई। वर्मा, क्या आश्चर्य! मैं इस सम्मान का क्या कारण समझूं? राजेश वर्मा की आवाज लाइन के दूसरी ओर से मखमली और चालाक सुनाई दी। अमित, मेरे प्रिय मित्र, इस समय परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे आप ठुकरा नहीं पाएंगे। अमित ने बढ़ती रुचि के साथ सुना जब वर्मा ने उसे एक विशेष प्रदर्शनी के बारे में बताया जो वह आयोजित कर रहा था, जो अद्वितीय और आशाजनक शैलियों वाले उभरते कलाकारों पर केंद्रित थी। और यहीं आप आते हैं, अमित, वर्मा ने जारी रखा। मैंने सुना है कि आप हाल ही में कला में हाथ आजमा रहे हैं। मैं आपका काम देखना चाहूंगा और कौन जाने, शायद इसे प्रदर्शनी में शामिल कर सकूं। अमित कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गया। उसने कभी अपने काम को सार्वजनिक रूप से दिखाने पर विचार नहीं किया था। मुझे नहीं पता क्या कहूं, राजेश। मैं अभी सीख ही रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम प्रदर्शनी के लिए तैयार है। बकवास, वर्मा ने ऐसे स्वर में जवाब दिया जो कोई जवाब स्वीकार नहीं करता था। मुझे इसका न्यायाधीश बनने दीजिए। क्या आप मानेंगे अगर मैं कल आपकी हवेली पर आऊं? हम इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से बेहतर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले कि अमित जवाब दे पाता, वर्मा पहले ही अलविदा कह रहा था। परफेक्ट, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। शुभ रात्रि, अमित। कॉल समाप्त हो गई। अमित को उत्तेजना और चिंता के मिश्रण के साथ छोड़ दिया। जब वह डाइनिंग रूम में लौटा तो उसने सरला और मीरा को मेज साफ करते हुए पाया। सब ठीक है? सरला ने पूछा, अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए। अमित ने सिर हिलाया, अभी भी बातचीत को संसाधित करते हुए। हाँ, वह राजेश वर्मा था, एक गैलरी मालिक। वह मेरी पेंटिंग्स देखना चाहता है। वास्तव में वह कल आ रहा है। सरला ने प्लेट गिरा दी जिसे वह पकड़े हुई थी, जो फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। माफ करें, वह फुसफुसाई, टुकड़े उठाने के लिए जल्दी से झुकते हुए। चिंता मत करो, अमित ने कहा, मदद करने के लिए पास आते हुए। उसने देखा कि सरला के हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या तुम ठीक हो? तुम पीली लग रही हो। सरला ने एक मुस्कान का प्रयास किया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकी हुई हूं। मुझे लगता है कि मैं आज जल्दी आराम करूंगी। जब सरला जल्दबाजी में चली गई, अमित को लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मीरा की ओर देखा, किसी स्पष्टीकरण की तलाश में, लेकिन युवती उतनी ही भ्रमित दिख रही थी जितनी वह। मीरा, क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारी मां राजेश वर्मा को जानती है? मीरा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां के अतीत के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानती। वह इसके बारे में कभी ज्यादा बात नहीं करती। उस रात जब सब सो रहे थे, सरला तहखाने के स्टूडियो में चुपके से गई। कांपते हाथों से उसने अपनी पेंटिंग्स को ढकना शुरू कर दिया, खासकर उन्हें जो उसकी सबसे विशिष्ट शैली दिखाती थी। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे जब वह काम कर रही थी। मैं उसे मुझे नहीं खोजने दे सकती, उसने खुद से फुसफुसाया। हमने जो कुछ भी झेला है, उसके बाद नहीं। अगली सुबह अमित वर्मा के दौरे के लिए नर्वस होकर जल्दी उठ गया। जब वह दिखाने के लिए पेंटिंग्स तैयार करने के लिए स्टूडियो में नीचे गया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि सरला पहले से ही वहां थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे एक बिना नींद की रात का संकेत दे रहे थे। सरला, तुम यहां इतनी सुबह क्या कर रही हो? सरला उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि आपकी मुलाकात के लिए सब कुछ सही हो, उसने जवाब दिया, उसकी नजरों से बचते हुए। अमित ने देखा कि सरला की कुछ पेंटिंग्स को ढक दिया गया था या हटा दिया गया था। तुमने अपने काम को क्यों ढक दिया? वे शानदार हैं, मुझे यकीन है कि वर्मा को वे पसंद आएंगी।
सरला ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, कृपया। मैं चाहूंगी कि वह उन्हें न देखे। यह तुम्हारा क्षण है, अमित। तुम्हें केवल अपना काम दिखाना चाहिए। अमित जोर देने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वर्मा आ गया था। जब रमेश राजेश वर्मा को स्टूडियो की ओर ले जा रहा था, सरला ने जल्दी से बहाना बनाया, कहते हुए कि उसे रसोई में मीरा की मदद करनी है। अमित ने उसे भ्रम और चिंता के मिश्रण के साथ जाते हुए देखा। राजेश वर्मा स्टूडियो में ऐसे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया जो कला की दुनिया के सबसे विशिष्ट सर्कलों में आने जाने का आदी था। वह मध्यम आयु का एक व्यक्ति था, शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए, एक तीक्ष्ण नजर के साथ जो अपने आसपास की हर चीज का मूल्यांकन करती प्रतीत होती थी। अमित, मेरे प्रिय मित्र, वर्मा ने कृत्रिम उत्साह के साथ अभिवादन किया। आपको फिर से देखकर क्या खुशी है। मैं देख रहा हूं कि आप व्यस्त रहे हैं। जब वर्मा अमित की पेंटिंग्स की जांच कर रहा था, तो उसकी आंखें लगातार स्टूडियो के एक कोने में ढके हुए कामों की ओर भटक रही थीं। दिलचस्प, उसने फुसफुसाया। बहुत दिलचस्प। तुम्हारे पास प्रतिभा है, अमित। लेकिन मुझे बताओ, उन चादरों के नीचे क्या है? तुम्हारा और काम? अमित ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। नहीं, वे एक दोस्त की हैं। वह उन्हें अभी निजी रखना पसंद करती है। वर्मा की आंखों में एक ऐसी रुचि चमकी जो मात्र कलात्मक जिज्ञासा से कहीं अधिक थी। एक दोस्त? वाह वाह, तुम हमेशा से विनम्र रहे हो, अमित। क्या तुम निश्चित हो कि मैं एक नजर नहीं डाल सकता? इससे पहले कि अमित जवाब दे पाता, स्टूडियो का दरवाजा खुला और मीरा कॉफी और पेस्ट्रीज की एक ट्रे के साथ अंदर आई। माफ कीजिए बाधा के लिए, उसने एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। मैंने सोचा कि आपको एक नाश्ते की जरूरत हो सकती है। वर्मा मीरा की ओर मुड़ा और एक पल के लिए उसका सौम्यता का मुखौटा फिसल गया, आश्चर्य और पहचान की एक अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। वह जल्दी से संभल गया, लेकिन इससे पहले कि अमित बदलाव को नोट कर पाता। धन्यवाद, प्रिय, वर्मा ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण। तुम बहुत दयालु हो। मीरा ने सिर हिलाया और जल्दी से स्टूडियो से बाहर निकल गई, अमित को बेचैनी की भावना के साथ छोड़कर। कुछ चल रहा था और वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि क्या। वर्मा का दौरा 1 और घंटे तक चला, जिसके दौरान उसने अमित के काम की प्रशंसा की और उसे अपनी आगामी प्रदर्शनी में एक स्थान की पेशकश की। हालांकि अमित इस भावना को झटक नहीं पा रहा था कि वर्मा की वास्तविक रुचि ढकी हुई पेंटिंग्स में थी और किसी कारण से मीरा में। जब वह अंततः चला गया, अमित सरला और मीरा की तलाश में तेजी से गया। उसने उन्हें रसोई में पाया, धीमी आवाज में बात करते हुए और चिंतित दिखाई दे रहे थे। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? अमित ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता और निराशा का मिश्रण था। सरला, क्या तुम राजेश वर्मा को जानती हो? सरला ने मीरा को देखा, फिर अमित को, और अंत में त्याग के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं जानती हूं। और यह समय है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, अमित। पूरी सच्चाई। जब सरला अपने अतीत को प्रकट करने की तैयारी कर रही थी, दोपहर का सूरज रसोई की खिड़कियों से छन रहा था, तीनों के चेहरों को प्रकाशित करते हुए। उस क्षण में उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कैसे वे खुलासे जो होने वाले थे, उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। पटेल हवेली की रसोई में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। अमित, सरला और मीरा मेज के चारों ओर बैठे थे, उनके सामने अछूती कॉफी के कप रखे थे। जब सरला इतने लंबे समय तक छिपाए गए सच को प्रकट करने की तैयारी कर रही थी, तो हवा में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। अमित, सरला ने शुरू किया, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, तुम्हें सब कुछ बताने से पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरा इरादा कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया, वह मीरा को और तुम्हें बचाने के लिए किया। अमित ने भौहें चढ़ाई, भ्रमित। मुझे बचाना? तुम किस बारे में बात कर रही हो, सरला? सरला ने गहरी सांस ली इससे पहले कि वह जारी रखे। बहुत साल पहले मैं मुंबई में एक आशाजनक कलाकार थी। मेरा करियर उड़ान भर रहा था और तब मैंने राजेश वर्मा से मुलाकात की। नाम सुनकर मीरा स्पष्ट रूप से तन गई। यह स्पष्ट था कि कहानी का यह हिस्सा उसके लिए भी नया था।
राजेश आकर्षक और करिश्माई था, सरला ने जारी रखा। मैं उससे बुरी तरह प्यार में पड़ गई। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। उसने मुझे कला की दुनिया में संपर्क बनाने में मदद की और जल्द ही मेरी पेंटिंग्स ऐसी कीमतों पर बिक रही थीं जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। सरला ने एक पल का विराम लिया, उसकी आंखें यादों से धुंधली हो गईं। लेकिन राजेश में एक अंधेरा पक्ष था जो मैंने तब तक नहीं देखा जब तक बहुत देर नहीं हो गई। पता चला कि उसने जो कई कनेक्शन बनाए थे वे वास्तव में एक कला जालसाजी नेटवर्क का हिस्सा थे। राजेश मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल प्रसिद्ध कृतियों की नकली प्रतियां बनाने के लिए कर रहा था। अमित आगे झुक गया, कहानी में लीन। और जब तुम्हें पता चला तो तुमने क्या किया? शुरू में मैंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, सरला ने जवाब दिया। लेकिन जब मैंने आखिरकार राजेश का सामना किया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने मुझे धमकी दी, कहा कि अगर मैंने उसे बेनकाब किया तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि मैं कभी भी अपने जीवन में फिर से पेंटिंग न कर सकूं। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, मौन समर्थन प्रदान करते हुए। मैं डर गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे सही काम करना था। मैंने जितने भी सबूत इकट्ठा कर सकती थी किए और पुलिस के पास गई। लेकिन मैंने राजेश के प्रभाव के दायरे को कम आंका। किसी तरह उसे मेरी योजनाओं के बारे में पता चल गया इससे पहले कि मैं सबूत पेश कर पाती। सरला ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे याद करना बहुत दर्दनाक हो। उस रात राजेश मेरे स्टूडियो में आया। वह गुस्से से पागल हो गया था। उसने मुझे बुरी तरह पीटा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अमित ने महसूस किया कि उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। वह कमीना, उसने दांतों के बीच से फुसफुसाया। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था, सरला ने जारी रखा, उसकी आवाज टूट रही थी। राजेश ने मुझे बताया कि अगर मैंने कभी भी फिर से पेंटिंग की या उसे बेनकाब करने की कोशिश की तो वह न केवल मुझे मार देगा बल्कि मेरी बेटी को भी। और मेरे बेटे को भी। अमित जम गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा बेटा? लेकिन मुझे लगा कि मीरा इकलौती बेटी है। सरला ने सिर हिलाया, अब आंसू मुक्त रूप से गिर रहे थे। नहीं अमित, मेरे 2 बच्चे हैं, मीरा और तुम। इस खुलासे के बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। अमित अपनी कुर्सी से उठ गया, पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए जैसे उसे शारीरिक आघात लगा हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माता पिता पटेल मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, सरला ने समझाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी मैं डर गई थी कि राजेश तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पटेल ने तुम्हें गोद लेने की पेशकश की, तुम्हें राजेश से दूर एक सुरक्षित जीवन देने के लिए। अमित दीवार पर टिक गया, उसका दिमाग इस नई जानकारी से चकरा रहा था। उसका पूरा जीवन, वह सब कुछ जो उसने अपने बारे में जानने का विश्वास किया था, उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। क्यों? वह आखिरकार पूछ पाया। तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो? सरला उठी, सावधानी से अमित के पास आती हुई। क्योंकि राजेश ने हमें ढूंढ लिया है और मुझे डर है कि हम सब खतरे में हैं। मीरा, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। मां, तुमने मुझे अमित के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? तुमने हमें क्यों अलग किया? सरला फिर से बैठ गई, उसके रहस्यों का बोझ उसके कंधों के मुड़ाव में स्पष्ट था। तुम दोनों को बचाने के लिए। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम दोनों को अलग रखूंगी तो राजेश कभी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उस समय यह तुम्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका लगता था। अमित दीवार के सहारे नीचे फिसल गया, अपना सिर अपने हाथों में लेते हुए। इन सभी वर्षों में क्या पटेल जानते थे कि तुम मेरी जैविक मां हो? सरला ने सिर हिलाया। हां, वे जानते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए राज रखने की कसम खाई थी। वे तुमसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, अमित। इस पर कभी संदेह मत करना। अचानक एक विचार ने अमित को आघात दिया। विमान दुर्घटना। क्या वह वास्तव में एक दुर्घटना थी? सरला की चुप्पी पर्याप्त जवाब था। हे भगवान, अमित ने फुसफुसाया, एहसास उसे जोर से आघात दे रहा था। राजेश ने उन्हें मार डाला, है ना?
उसने उन्हें मार डाला क्योंकि वे सच्चाई जानते थे। सरला ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगता है। मैं कभी इसे साबित नहीं कर पाई, लेकिन टाइमिंग बहुत सुविधाजनक था। मीरा अचानक उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट था। तुमने हमसे यह कैसे छिपाया, मां? हमारा यह जानने का अधिकार था। मैं जानती हूं, प्यारी, सरला ने जवाब दिया, उसकी आवाज पश्चाताप से भरी हुई थी। और मुझे बहुत अफसोस है। मेरे जीवन के हर दिन मैंने इस निर्णय के बोझ को वहन किया है। लेकिन उस समय यह तुम्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका लगता था। अमित अंत में खड़ा हुआ, उसकी भावनाएं भ्रम, गुस्से और एक अजीब राहत की भावना के बीच झूल रही थी। मुझे इस सब को समझने के लिए समय की जरूरत है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर जाने से पहले वह सरला और मीरा की ओर मुड़ा। कहीं मत जाना, हमें और भी बहुत कुछ बात करनी है। जैसे ही अमित रसोई से बाहर निकला, सरला और मीरा चुपचाप बैठी रहीं। खुलासों का बोझ उनके ऊपर एक काले बादल की तरह लटका हुआ था। अपने अध्ययन कक्ष में अमित इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसका मन भावनाओं और विचारों का भंवर था। उसका पूरा जीवन एक झूठ था, या कम से कम पूरी सच्चाई नहीं थी। वे माता पिता जिनके लिए उसने शोक किया था, जिन्हें उसने वर्षों तक आदर्श माना था, उसके जैविक माता पिता नहीं थे। और वह महिला जिसे उसने अपने घर में शरण दी थी, जिसने उसे कला के माध्यम से दुनिया को देखना सिखाया था, वास्तव में उसकी मां थी। वह अपनी हाल की एक पेंटिंग के सामने रुक गया, एक ऐसा काम जो उस अकेलेपन के सार को कैप्चर करता था जो उसने इतने लंबे समय तक महसूस किया था। अब वह समझ गया कि यह प्रतिभा, कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करने की यह आवश्यकता कहां से आई थी। यह सरला का उत्तराधिकार था, उसकी असली मां का। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसके विचारों को बाधित किया। यह मीरा थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसने संकोच से पूछा। अमित ने सिर हिलाया, उचित शब्द खोजने में असमर्थ। मीरा अंदर आई, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। वह असहज खड़ी रही, जैसे वह नहीं जानती थी कि अपने हाथों का क्या करना है या कहाँ देखना है। तो उसने शुरू किया, हम भाई बहन हैं। अमित एक कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है। देखो, मीरा ने कहा, उसके पास आते हुए, मैं जानती हूं कि यह पागलपन है। मुझे यकीन करो, मैं भी उतनी ही स्तब्ध हूं जितने तुम हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ अच्छा है? मेरा मतलब है, तुमने हमेशा कहा है कि तुम अकेले महसूस करते थे। अब तुम्हारे पास एक परिवार है। अमित ने उसे देखा, वास्तव में पहली बार से देखा जब से उसे सच्चाई पता चली थी। वह सरला के कुछ लक्षण उसमें देख सकता था, और अब जब वह सोचता था, तो वे लक्षण जो वे साझा करते थे। उसने इसे पहले कैसे नहीं देखा? तुम सही हो, उसने अंत में स्वीकार किया। बस यह है कि मैं पूरी जिंदगी अमित पटेल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अब मैं कौन हूं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक ऐसा इशारा जो पहले आकस्मिक होता लेकिन अब एक नए अर्थ से भरा हुआ था। तुम वही हो जो तुम हमेशा से रहे हो। एक अच्छे और उदार व्यक्ति जिन्होंने हमें तब घर दिया जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह नहीं बदला है। अमित ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ ढीला हो गया। शायद मीरा सही थी। शायद यह किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि मुझे यह सुनने की जरूरत थी। इस बीच रसोई में सरला अपने खुद के शैतानों से लड़ रही थी। इतने वर्षों तक जिन रहस्यों का बोझ उसने वहन किया था, वह अंततः उठ गया था, लेकिन उसकी जगह अब डर था कि आगे क्या होगा। क्या उसके बच्चे उसे कभी पूरी तरह से माफ कर पाएंगे कि उसने उन्हें अलग कर दिया था? और अब जब राजेश जानता था कि वे कहाँ थे, तो क्या होगा? उसके विचार उसके फोन की आवाज से बाधित हुए। कांपते हाथों से उसने इसे अपनी जेब से निकाला। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा नंबर देखकर उसका खून जम गया। हेलो, सरला, राजेश वर्मा की मुलायम और धमकी भरी आवाज ने कहा। बहुत समय हो गया। सरला ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आवाज में कंपन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। क्या चाहते हो, राजेश? ओह, चलो, क्या यह एक पुराने दोस्त का स्वागत करने का तरीका है? राजेश ने जवाब दिया,
उसका स्वर व्यंग्यात्मक। तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। तुम्हारी पेंटिंग्स, सरला। असली वाली। मैं जानता हूं कि वे तुम्हारे पास हैं। मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सरला ने झूठ बोला, हालांकि वह जानती थी कि यह व्यर्थ था। मुझसे मत खेलो, राजेश ने फुसफुसाया, उसकी आवाज से दयालुता का सारा दिखावा गायब हो गया। मैंने अमित के स्टूडियो में ढकी हुई पेंटिंग्स देखी। मैं तुम्हारी शैली को कहीं भी पहचान लूंगा। वे पेंटिंग्स लाखों की हैं और वे मेरी हैं। वे कभी तुम्हारी नहीं थीं, सरला ने जवाब दिया, एक ऐसी ताकत पाते हुए जो उसे पता नहीं था कि वह रखती है। वे मेरी थीं, मेरा काम, मेरा जुनून। तुमने उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने धोखाधड़ी के षड्यंत्रों के लिए किया। राजेश हंसा, एक ठंडी और हास्यरहित आवाज। ओह सरला, तुम अभी भी इतनी भोली हो। क्या तुम वाकई में सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकती हो, कि तुम अपने कीमती बच्चों की रक्षा कर सकती हो? सरला का दिल रुक गया। इसमें उन्हें शामिल मत करो, राजेश। यह तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, राजेश ने जवाब दिया। तुम्हारे पास पेंटिंग्स सौंपने के लिए 48 घंटे हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करती। ठीक है, कहते हैं कि यह एक दुर्भाग्य होगा अगर सफल व्यवसायी अमित पटेल को कुछ हो जाए, या प्यारी मीरा को। इससे पहले कि सरला जवाब दे पाती, राजेश ने फोन काट दिया। वह फोन को घूरती रही, आतंक उस पर कब्जा कर रहा था। उसने सोचा था कि वे सुरक्षित थे, कि वे आखिरकार एक परिवार हो सकते थे। लेकिन अतीत ने उन्हें पकड़ लिया था और अब उसे एक असंभव निर्णय लेना था। उसी क्षण अमित और मीरा रसोई में लौट आए। सरला के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ था। मां, मीरा ने पूछा, शब्द अभी भी उसके होंठों पर अजीब लग रहा था। क्या हुआ? सरला ने अपने बच्चों को देखा, प्यार और डर उसके दिल में मिल रहे थे। राजेश ने फोन किया, उसने बस इतना कहा। अमित स्पष्ट रूप से तन गया। वह क्या चाहता है? सरला ने एक गहरी सांस ली। यह सच्चाई का सामना करने का समय था, पूरी सच्चाई का। वह मेरी पेंटिंग्स चाहता है, असली वाली। और अगर मैं उसे नहीं देती, वह तुम लोगों के पीछे आएगा। जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि वे एक खाई के किनारे पर खड़े थे। जो वे अगले कदम के रूप में तय करेंगे वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अमित पहला था जिसने सन्नाटा तोड़ा। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, हम उसकी धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। यह समय है कि हम इसका सामना एक साथ करें, एक परिवार के रूप में। मीरा ने सिर हिलाया, अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए। अमित सही है। अब और कोई रहस्य नहीं और कोई भागना नहीं। हम एक साथ मजबूत हैं। सरला ने अपने बच्चों को देखा, गर्व और प्यार उसके दिल को भर रहे थे। वर्षों में पहली बार उसने आशा की एक चिंगारी महसूस की। तुम लोग सही हो, उसने अंततः कहा। यह समय है कि हम इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करें। जैसे ही तीनों अपना अगला कदम योजना बनाना शुरू करते हैं, उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उन्हें क्या मोड़ और घुमाव का सामना करना पड़ेगा। अतीत और वर्तमान एक ऐसे तरीके से टकराने वाले थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्षितिज पर बादल काले हो रहे थे, आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। लेकिन पटेल हवेली के अंदर एक नवखोजा परिवार जो भी आए, उसका सामना करने के लिए एक साथ तैयार हो रहा था। अगली सुबह धूसर और बारिश भरी थी, जैसे आकाश खुद पटेल हवेली के अंदर महसूस किए जा रहे तनाव को प्रतिबिंबित कर रहा था। अमित, सरला और मीरा स्टूडियो में इकट्ठे हुए, हाथों में मजबूत कॉफी के कप थे। राजेश वर्मा के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त होने की एक योजना तैयार करने के लिए तैयार थे। ठीक है, अमित ने शुरू किया, उसकी आवाज दृढ़ और निश्चित थी। हमें इसके बारे में रणनीतिक रूप से सोचना होगा। राजेश के पास शक्ति और प्रभाव है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो वह बेहद चाहता है। सरला ने सिर हिलाया, उसकी नजर स्टूडियो के कोने में ढकी हुई पेंटिंग्स पर टिकी थी। मेरी मूल कृतियां। वे उसके धोखाधड़ी का सबूत हैं, लेकिन वे अपने आप में भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। लेकिन क्यों अब? मीरा ने पूछा,
भौहें चढ़ाते हुए। साल बीत गए हैं। राजेश इस समय उन्हें पाने के लिए इतना बेताब क्यों है? अमित ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, सोच में डूबा हुआ। कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख रहे हैं। उसी समय रमेश स्टूडियो में प्रवेश किया, दिन का अखबार लिए हुए। क्षमा करे बाधा के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए। अमित ने अखबार लिया और शीर्षक जोर से पढ़ा, अगले महीने महत्वपूर्ण कला नीलामी की योजना। पहले कभी न देखी गई उत्कृष्ट कृतियों की उम्मीद। सरला की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, वह फुसफुसाई। राजेश मेरी मूल कृतियों की नकली प्रतियों की नीलामी करने की योजना बना रहा होगा। मूल के बिना तुलना करने के लिए कोई भी साबित नहीं कर पाएगा कि वे नकली है। और कला की दुनिया में तुम्हारी वापसी के साथ, अमित ने जोड़ा, बिंदुओं को जोड़ते हुए, उन नकली कृतियों का मूल्य आसमान छू जाएगा। मीरा अपनी सीट से उठी, स्टूडियो में टहलते हुए। तो हम क्या करें? हम उसे बस पेंटिंग्स नहीं दे सकते। नहीं, सरला ने दृढ़ता से कहा। वे पेंटिंग्स मेरी विरासत हैं, मेरा जीवन। मैं राजेश को उनका इस्तेमाल अपने आपराधिक षड्यंत्रों के लिए कभी नहीं करने दूंगी। अमित ने सिर हिलाया, उसके दिमाग में एक विचार आकार ले रहा था। शायद हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या हो अगर हम पेंटिंग्स का इस्तेमाल चारा के रूप में करें? हम राजेश के लिए एक जाल बिछा सकते हैं। एक जाल? मीरा ने पूछा, उत्सुक होकर। तुम्हारे दिमाग में क्या है? राजेश उम्मीद करता है कि हम डरे हुए होंगे, डर से कार्य करेंगे, अमित ने समझाया। लेकिन क्या होगा अगर हम इसके बजाय उसे हवेली में आमंत्रित करें? हम एक छोटी सी निजी प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, केवल चुनिंदा खरीदारों के लिए। सरला ने भौहें चढ़ाई। और इस तरह खुद को उजागर करना? यह बहुत जोखिम भरा होगा। बिल्कुल, अमित मुस्कुराया। राजेश उम्मीद नहीं करेगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे। वह पेंटिंग्स पाने के लिए इतना बेताब होगा कि वह अपनी सावधानी खो देगा। इस बीच वह जारी रहा, हम अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। उसकी धमकियों और पेंटिंग्स प्राप्त करने के उसके प्रयास का सबूत उसे फंसाने के लिए पर्याप्त होगा। मीरा ने उत्साह से सिर हिलाया। और मैं इवेंट के आयोजन में मदद कर सकती हूं। कोई भी गोद ली गई बेटी पर शक नहीं करेगा जो एक साधारण डिनर की तैयारी कर रही है। सरला ने अपने बच्चों को गर्व और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। यह जोखिम भरा है, उसने अंत में कहा। लेकिन यह काम कर सकता है। हालांकि हमें मदद की जरूरत होगी। मेरे पुलिस में कुछ संपर्क हैं, अमित ने प्रस्ताव दिया। भरोसेमंद लोग जो बिना संदेह जगाए हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं, सरला ने जोड़ा, अतीत से किसी को जानती हूं। कोई जो हमारी योजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अमित और मीरा ने उत्सुकता से अपनी मां को देखा। कौन? उन्होंने एक साथ पूछा। सरला ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता, अमित। तुम्हारे असली पिता। इस खुलासे के बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। अमित जम गया, उसका दिमाग इस नई जानकारी को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे पिता, वह अंततः कह पाया। मुझे लगा था कि वह मर गए थे। सरला ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू बन रहे थे। नहीं, वह नहीं मरे। लेकिन मुझे तुम दोनों की रक्षा के लिए उन्हें दूर रखना पड़ा। वह एकमात्र व्यक्ति थे जो राजेश की गतिविधियों के बारे में पूरी सच्चाई जानते थे। और इसलिए उनका जीवन लगातार खतरे में था। मीरा अपने भाई के पास आई, समर्थन के संकेत के रूप में उसके कंधे पर एक हाथ रखते हुए। उनका नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। रवि, सरला ने जवाब दिया। रवि मेहता। वह एक प्रतिभाशाली कला रेस्टोरर है। उन्होंने ही मुझे अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल की जाने वाली कई तकनीकें सिखाईं। अमित अचानक उठ खड़ा हुआ, इस नए खुलासे को संसाधित करने के लिए जगह की आवश्यकता महसूस करते हुए। वह खिड़की के पास गया, बाहर लगातार गिरती बारिश को देखते हुए। इन सभी वर्षों में उसने फुसफुसाया, मैंने सोचा था कि मैं अनाथ हूं। और अब पता चलता है कि मेरे पास एक पूरा परिवार है। सरला उसके पास आई, एक कांपता हुआ हाथ उसकी बाह पर रखते हुए। मुझे बहुत अफसोस है, अमित।
मैं जानती हूं कि यह समझने के लिए बहुत कुछ है। अमित उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें दबी हुई भावनाओं से चमक रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम यहां आई, जब हम करीब आने लगे, तुमने राज क्यों रखा? मुझे डर था, सरला ने स्वीकार किया। डर था कि राजेश हमें ढूंढ लेगा, डर था कि तुम्हें खतरे में डाल दूंगी। लेकिन अब मैं देखती हूं कि उस डर ने हमें केवल अलग रखा है। अब और कोई राज नहीं, मैं वादा करती हूं। अमित ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके शब्दों को संसाधित करते हुए। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, खुद को भी शामिल करते हुए, उसने सरला को गले लगा लिया। सच बताने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मीरा गले मिलने में शामिल हो गई और एक पल के लिए तीनों वैसे ही रहे, एक परिवार जो अलगाव और रहस्यों के वर्षों के बाद फिर से मिला था। जब वे आखिरकार अलग हुए तो अमित ने अपना संकल्प वापस पा लिया था। ठीक है, तो चलो रवि से संपर्क करें। अगर वह राजेश को इतनी अच्छी तरह जानता है जितना तुम कहती हो, तो वह हमारी योजना में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा होगा। सरला ने सिर हिलाया, कांपते हाथों से अपना फोन निकालते हुए। मैंने वर्षों से उनसे बात नहीं की है। मुझे बस उम्मीद है कि वह अभी भी इस नंबर का उपयोग करते हैं। जब सरला कॉल कर रही थी, अमित और मीरा योजना के विवरणों पर काम करना शुरू कर दिए। अमित ने पुलिस में अपने दोस्तों से संपर्क किया, स्थिति को सामान्य शब्दों में समझाया और उनकी विवेकपूर्ण सहायता का अनुरोध किया। मीरा अपनी ओर से इवेंट की योजना बनाना शुरू कर दी, हर उस विवरण के बारे में सोचते हुए जो निजी प्रदर्शनी को वास्तविक लगने में मदद करेगा। जो एक अनंत काल लगा, उसके बाद सरला लौटी, उसका चेहरा भावनाओं का मिश्रण था। मैंने रवि से बात की, उसने घोषणा की। वह कल आ रहे हैं। अमित ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कल वह अपने असली पिता से मिलेगा। क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? उसने पूछा। सरला ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वह तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। जब परिवार योजना बनाना जारी रखा, वे नहीं जान सकते थे कि राजेश वर्मा भी अपनी योजनाएं बना रहा था। अपने शानदार अपार्टमेंट में संदिग्ध उत्पत्ति की कलाकृतियों से घिरे, राजेश एक गंभीर आवाज में फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मुझे यकीन है कि वे वही हैं, वह कह रहा था। महिला निश्चित रूप से सरला है और लड़की उसकी बेटी होनी चाहिए। लेकिन आदमी, उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे परिचित लगता है। लाइन के दूसरी तरफ की आवाज ने कुछ कहा जिससे राजेश ने भौहें चढ़ाई। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। नीलामी 1 महीने में है और मुझे उन पेंटिंग्स की जरूरत है। अगर सरला सहयोग नहीं करती तो हमें और अधिक कठोर उपाय करने होंगे। उसने फोन रख दिया और अपने लिए व्हिस्की का एक गिलास भरा, अपनी विशाल खिड़की से शहर को देखते हुए। जल्द ही सरला, उसने फुसफुसाया। जल्द ही हम वह खत्म करेंगे जो हमने इतने साल पहले शुरू किया था। पटेल हवेली में वापस, जब परिवार अपनी योजना के विवरणों को अंतिम रूप दे रहा था, वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या जटिलताएं आने वाली थीं। रवि का आगमन न केवल उनकी पहले से ही जटिल पारिवारिक स्थिति में एक नई गतिशीलता जोड़ेगा, बल्कि अतीत के ऐसे रहस्य भी लाएगा जो उनकी सारी योजनाओं को खतरे में डाल देंगे। उस रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, हवेली प्रत्याशा और भय के मिश्रण से भरी थी। कल उनके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी, जो उन्हें या तो स्वतंत्रता या विनाश की ओर ले जा सकती थी। अमित अपने बिस्तर पर लेटे हुए सो नहीं पा रहा था। उसका दिमाग उस पिता के बारे में विचारों से भरा था जिसे उसने कभी नहीं जाना था, उस मां के बारे में जिसे उसने अभी खोजा था, और उस बहन के बारे में जो सबसे अप्रत्याशित तरीके से उसकी जिंदगी में आई थी। रवि कैसे होंगे? क्या वे उसके जैसे दिखेंगे? क्या वे उस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जो वह बन गया था? अपने कमरे में सरला भी नींद नहीं ला पा रही थी। रवि के साथ अपने जीवन की यादें, राजेश के प्रवेश से पहले के खुशहाल पल, भविष्य के डर के साथ मिल रही थी। क्या उनका नया मिला परिवार आने वाले तूफान का सामना कर पाएगा? मीरा अपनी ओर से इवेंट के हर संभावित विवरण की योजना बनाते हुए जागी रही। अपने नवखोजे परिवार की रक्षा करने का उसका संकल्प उसे हर संभव आकस्मिकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। और इस तरह जैसे जैसे रात आगे बढ़ी और मुंबई पर बारिश गिरती रही,
पटेल हवेली एक ऐसे दिन के लिए तैयार हो रही थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अतीत और वर्तमान टकराने वाले थे और केवल समय ही बताएगा कि क्या प्यार और सच्चाई उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त होंगे जो उनका इंतजार कर रही थी। सुबह पटेल हवेली में ऐसी स्पष्टता के साथ आई जो उसके अंदर महसूस की जा रही भावनात्मक आंधी के साथ विरोधाभासी थी। अमित जल्दी उठ गया, प्रत्याशा और घबराहट के कारण, और सो नहीं पाया। आज वह अपने असली पिता से मिलेगा। जब वह तैयार हो रहा था, उसका दिमाग लगातार घूम रहा था। रवि कैसे होंगे? क्या वे एक दूसरे के समान दिखेंगे? वह उनसे क्या कहेगा? इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न, इतनी सारी दबी हुई भावनाएं जो वर्षों से जमा हो रही थी। रसोई में उसे मीरा नाश्ता तैयार करते हुए मिली। ताजी कॉफी और टोस्ट की सुगंध हवा को भर रही थी, उनके जीवन के अराजकता के बीच एक झूठी सामान्यता की भावना पैदा कर रही थी। सुप्रभात, मीरा ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ अभिवादन किया। क्या तुम कुछ सो पाए? अमित ने सिर हिलाया, अपनी बहन द्वारा पेश की गई कॉफी के कप को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए। बिल्कुल नहीं। तुम? वही, मीरा ने जवाब दिया। अजीब है ना? हमारी पूरी जिंदगी कुछ दिनों में बदल रही है। इससे पहले कि अमित जवाब दे पाता, सरला रसोई में प्रवेश की। वह पीली और थकी हुई दिख रही थी, जैसे उसने एक रात में कई साल बिता दिए हों। सुप्रभात, उसने धीरे से कहा। रवि, तुम्हारे पिता 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो सन्नाटा छाया वह भारी था, अव्यक्त भावनाओं और अनकहे प्रश्नों से भरा हुआ। अंत में अमित बोला, मां। शब्द अभी भी उसके होठों पर अजीब लग रहा था। वह कैसे थे? मेरा मतलब है, मेरे पिता। सरला बैठ गई, उसकी आंखें दूर की यादों में खो गईं। रवि बहुत प्रतिभाशाली और जुनूनी व्यक्ति थे। जब मैंने उनसे पहली बार मुलाकात की तो मैं न केवल उनकी कलात्मक प्रतिभा से बल्कि दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण से भी मोहित हो गई थी। वे सबसे साधारण चीजों में भी सौंदर्य देखते थे। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई जब वह जारी रखी। उनकी हंसी संक्रामक थी और उनके आसपास के सभी लोगों को खास महसूस कराने की एक सहज क्षमता थी। लेकिन वे जिद्दी भी थे और कभी-कभी अपने ही भले के लिए बहुत आदर्शवादी थे। अमित ध्यान से सुन रहा था, अपने पिता की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें उन्हें दूर क्यों करना पड़ा? सरला का चेहरा मलिन पड़ गया। जब हमने पता लगाया कि राजेश क्या कर रहा था, रवि उसका सीधे सामना करना चाहते थे। मुझे डर था, न केवल अपने लिए बल्कि तुम दोनों के लिए भी। राजेश पहले ही दिखा चुका था कि वह किस हद तक जा सकता है। उसकी आवाज टूट गई और मीरा उसे सांत्वना देने के लिए पास आई। सरला ने गहरी सांस ली और फिर जारी रखा। मैंने रवि से वादा करवाया कि वे दूर रहेंगे, हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि यही एकमात्र तरीका था जिससे हम सभी सुरक्षित रह सकते थे। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। दरवाजे की घंटी ने बातचीत को बाधित किया, सभी को चौंका दिया। रमेश रसोई के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। श्रीमान, उसने अमित से कहा, एक आदमी आया है। वह कहता है कि उसका नाम रवि मेहता है। अमित का दिल एक धड़कन छोड़ गया। यह वह क्षण था। वह धीरे से उठा, सरला और मीरा के साथ नजरें साझा करते हुए। कृपया उन्हें स्टूडियो में ले जाएं, उसने कहा, अपनी आवाज में शांति से आश्चर्यचकित होते हुए। जब वे स्टूडियो की ओर जा रहे थे, अमित को ऐसा लगा जैसे वह धीमी गति से चल रहा हो। हर कदम उसे एक ऐसी मुलाकात के करीब ले जा रहा था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। स्टूडियो में प्रवेश करते ही उसने उन्हें देखा। रवि मेहता एक लंबे कद के व्यक्ति थे, सफेद बालों वाले और गहरी आंखों वाले जो वर्षों के अनुभवों और दबी हुई भावनाओं को प्रतिबिंबित करती थीं। जब उनकी नजरें मिलीं, तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अमित, रवि ने कहा, उनकी आवाज भावना से भरी थी। मेरे बेटे, बिना सोचे समझे अमित आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। सभी सवाल, सभी संदेह उस पल में गायब हो गए। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि उसने अपने अंदर की एक गुम हुई कड़ी पाली है। सरला और मीरा आंसुओं भरी आंखों के साथ दृश्य को देख रही थी।
यह एक पुनर्मिलन का क्षण था, एक उपचार का, लेकिन साथ ही चुनौतियों से भरे एक नए चरण की शुरुआत भी। जब वे आखिरकार अलग हुए, रवि ने सरला की ओर देखा। सरला, उन्होंने धीरे से कहा, इतने साल बीत गए। सरला ने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना परिचय देते हुए। मैं मीरा हूं, उसने कहा, आपकी? खैर, मैं मान रही हूं कि मैं आपकी बेटी भी हूं, रवि मुस्कुराए, मीरा को गले लगाते हुए। मेरा परिवार, उन्होंने फुसफुसाया, आखिरकार एक साथ। भावना का यह क्षण अमित द्वारा बाधित हुआ, जो पुनर्मिलन की खुशी के बावजूद यह नहीं भूल सका कि उन्होंने रवि को क्यों बुलाया था। पिताजी, उसने कहा, शब्द अभी भी उसके होठों पर नया लग रहा था, हमें आपकी मदद की जरूरत है। राजेश वर्मा। रवि का चेहरा उस नाम को सुनकर कठोर हो गया। राजेश, उन्होंने गुर्राया। मुझे अंदाजा था कि वह कमीना इस सब के पीछे होगा। वे बैठ गए और अमित ने स्थिति और उन्होंने जो योजना बनाई थी उसे समझाना शुरू किया। रवि ध्यान से सुन रहे थे, उनके चेहरे पर अपने बेटे की चतुराई पर गर्व और शामिल जोखिमों पर चिंता का मिश्रण था। यह जोखिम भरा है, उन्होंने अंत में कहा, लेकिन यह काम कर सकता है। हालांकि राजेश के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो चीजों को जटिल बना सकता है। सभी आगे झुके, सुनने के लिए उत्सुक। रवि ने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। राजेश अकेला काम नहीं करता। उसके उच्च स्तरों पर संपर्क हैं, शक्तिशाली लोग जो उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम उसे पहले कभी नहीं पकड़ पाए। अमित ने भौहें चढ़ाई। हम कितने ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं? राजनेता, न्यायाधीश, यहां तक कि पुलिस के कुछ सदस्य भी, रवि ने जवाब दिया। राजेश ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो कला की दुनिया से परे फैला हुआ है। यह खुलासा कमरे में बम की तरह गिरा। जो योजना उन्होंने तैयार की थी वह अचानक उस चुनौती के सामने नादान लगने लगी जिसका वे सामना कर रहे थे। तो हम क्या करें? मीरा ने पूछा, उसकी आवाज में निराशा और डर की झलक थी। रवि उठे, स्टूडियो के कोने में ढकी हुई पेंटिंग्स की ओर चलते हुए। सावधानी से उन्होंने एक चादर उठाई, सरला की मास्टरपीस में से एक को प्रकट करते हुए। हम कला का उपयोग करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में चतुराई और दृढ़ संकल्प का मिश्रण चमक रहा था, न केवल चारे के रूप में बल्कि एक हथियार के रूप में। आपका क्या मतलब है? सरला ने पूछा, उत्सुक होकर। रवि मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसे अमित ने अपने रूप में पहचाना। इन पेंटिंग्स में से हर एक कहानी बताती है, और उन कहानियों में हम राजेश और उसके सहयोगियों के बारे में सच्चाई छिपा सकते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो एक बार उजागर होने पर उसके संपर्क भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अमित ने महसूस किया कि उसके सीने में आशा की एक चिंगारी जल उठी। प्रदर्शनी के अंदर एक प्रदर्शनी, उसने फुसफुसाया। बिल्कुल, रवि ने सिर हिलाया। लेकिन हमें मदद की जरूरत होगी। भरोसेमंद लोग जो संदेशों को समझ सकें और सही समय पर कार्रवाई कर सकें। सरला रवि के पास आई, उसकी आंखें एक ऐसे दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। मैं कुछ लोगों को जानती हूं, कला की दुनिया के पुराने सहयोगी जो मदद करने के लिए तैयार होंगे। मीरा, हमेशा व्यावहारिक हस्तक्षेप किया, लेकिन हम इतने कम समय में यह सब कैसे करेंगे? राजेश 48 घंटे से कम समय में पेंटिंग्स की उम्मीद कर रहा है। रवि ने अपने नवमिले परिवार को देखा, उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। हम एक साथ काम करेंगे, एक परिवार के रूप में। यह समय है कि वह कला जिसे राजेश ने चुराने और भ्रष्ट करने की कोशिश की, उसका विनाश बने। जब परिवार इस नई रणनीति की योजना बनाना शुरू कर रहा था, वे नहीं जान सकते थे कि राजेश वर्मा भी अपनी चालें चल रहा था। अपने कार्यालय में संदिग्ध उत्पत्ति की कलाकृतियों से घिरे, राजेश धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मुझे यकीन है, वह कह रहा था। रवि मेहता फिर से सामने आ गया है। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर वह शामिल है तो सब कुछ बिखर सकता है। प्लान बी तैयार करो और सुनिश्चित करो कि कोई भी इसे हम तक ट्रेस न कर सके। उसने फोन रख दिया, उसका चेहरा ठंडे संकल्प का मुखौटा था। वह एक तस्वीर के पीछे छिपी एक गुप्त तिजोरी के पास गया और एक लिफाफा निकाला।
अंदर एक पुरानी, समय के साथ पीली पड़ी तस्वीर थी। उसमें 4 मुस्कुराते चेहरे थे, सरला, रवि, खुद राजेश और एक चौथा व्यक्ति जिसका चेहरा जला हुआ था। माफ करना पुराने दोस्त, राजेश ने बिना चेहरे वाली आकृति से फुसफुसाया। लेकिन कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। इस बीच पटेल हवेली में परिवार घड़ी के खिलाफ काम कर रहा था, अनजान कि वे एक बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य को उजागर करने वाले थे जिसकी वे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और सभी की किस्मत एक धागे पर टिकी थी। पटेल हवेली में अगले दिन फ्रेनेटिक गतिविधि का भंवर था। परिवार अथक रूप से काम कर रहा था, रवि की योजना को वास्तविकता में बदल रहा था। सरला स्टूडियो में घंटों बिताती थी, राजेश के भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर करने वाले छिपे हुए संदेशों को शामिल करने के लिए अपनी पेंटिंग्स में सूक्ष्म बदलाव कर रही थी। अमित अपने व्यावसायिक संपर्कों का उपयोग प्रदर्शनी के आयोजन और यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा था कि सही लोग मौजूद हों। मीरा लॉजिस्टिक्स का ध्यान रख रही थी, हवेली को एक अस्थायी लेकिन शानदार कला गैलरी में बदल रही थी। रवि अपनी ओर से पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, पुराने सहयोगियों से संपर्क कर रहे थे और राजेश के खिलाफ बड़े आघात के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। उनका अनुभव और कला के अंडरवर्ल्ड का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। प्रदर्शनी की पूर्व संध्या पर परिवार योजना की अंतिम समीक्षा के लिए स्टूडियो में इकट्ठा हुआ। याद रखें, रवि ने कहा, उनकी आवाज तनाव से भरी थी, हर पेंटिंग कहानी का एक हिस्सा बताती है। प्रमुख अतिथि जानेंगे कि क्या देखना है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजेश को तब तक कुछ भी संदेह न हो जब तक कि बहुत देर न हो जाए। सरला ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थकी हुई लेकिन दृढ़ थीं। मैंने उन विवरणों को शामिल किया है जो तुमने मुझे दिए थे, रवि। नाम, तारीखें, स्थान, सब कुछ वहां है, सादे दृष्टि से छिपा हुआ। अमित ने अतिथि सूची की समीक्षा की। हमें उन सभी संपर्कों की पुष्टि मिल गई है जिनका तुमने सुझाव दिया था, पिताजी। पत्रकार, कला समीक्षक, यहां तक कि 1 या 2 राजनेता भी जो राजेश के खिलाफ मुड़ने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें आवश्यक सबूत मिल जाते हैं। और मैंने सुरक्षा टीम के साथ समन्वय किया है, मीरा ने जोड़ा। वे जानते हैं कि क्या करना है और कब कार्रवाई करनी है। रवि ने अपने परिवार को गर्व और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। तुम लोगों ने अद्भुत काम किया है, लेकिन याद रखें, राजेश खतरनाक और चालाक है। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। जब परिवार विवरणों को अंतिम रूप देना जारी रखा, वे नहीं जान सकते थे कि राजेश वर्मा भी प्रदर्शनी के लिए तैयारी कर रहा था, अपनी ऐसी योजनाओं के साथ जो उनकी सारी मेहनत को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। अपने शानदार पेंट हाउस में राजेश आईने के सामने अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसका चेहरा एक ऐसा मुखौटा था जो आंतरिक तूफान को छिपा रहा था। उसका फोन बजा और उसने अपने प्रतिबिंब से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। क्या सब तैयार है? उसने पूछा। हाँ, श्रीमान, लाइन के दूसरी ओर से एक आवाज ने जवाब दिया। टीम अपनी जगह पर है। आपके संकेत पर हम प्लान बी के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट, राजेश ने कहा। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। याद रखें, केवल तभी जब यह पूरी तरह से आवश्यक हो। मैं इसे सभ्यता से हल करना पसंद करूंगा। उसने फोन रख दिया और अपनी डेस्क से एक लिफाफा उठाया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, वही जिसे उसने दिन पहले देखा था। उसने इसे एक पल के लिए देखा और फिर अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में रख लिया। आज रात, उसने खुद से फुसफुसाया, सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रदर्शनी की रात आ गई, अपने साथ एक ऐसा विद्युत तनाव लेकर जो हवा को भारी कर रहा था। पटेल हवेली रणनीतिक रूप से रखी गई रोशनियों के नीचे चमक रही थी, विश्व स्तरीय कला गैलरी में बदल गई थी। अतिथि आना शुरू हो गए, कला जगत की हस्तियों, पत्रकारों, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का एक सावधानीपूर्वक चुना गया मिश्रण। अमित, एक शानदार काले सूट में सज्जित, प्रवेश द्वार पर अतिथियों का स्वागत कर रहा था। उसकी आकर्षक मुस्कान उस घबराहट को छिपा रही थी जो वह अंदर महसूस कर रहा था। हर बार जब दरवाजा खुलता, उसका दिल एक धड़कन छोड़ देता, राजेश के आगमन की प्रतीक्षा में। मुख्य हॉल में सरला अतिथियों के बीच ऐसी सहजता के साथ घूम रही थी जो वर्षों के अभ्यास को दर्शाती थी। वह एक लंबी बरगंडी रंग की पोशाक पहने हुए थी, हर पेंटिंग के सामने रुकती,
व्याख्याएं देती और सूक्ष्मता से दर्शकों का ध्यान महत्वपूर्ण विवरणों की ओर आकर्षित करती। मीरा एक शानदार नेवी ब्लू पैंट सूट में सज्जित कैटरिंग की देखरेख कर रही थी और सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो। उसकी आंखें लगातार हॉल की जांच कर रही थीं, किसी भी समस्या के संकेत के लिए सतर्क। रवि एक रणनीतिक कोने से सब कुछ देख रहे थे, एक ग्रे सूट में जो उन्हें एक और अतिथि जैसा दिखा रहा था, लेकिन उनकी पैनी आंखें कोई विवरण नहीं छोड़ रही थीं। अंत में दरवाजा खुला और राजेश वर्मा ने प्रवेश किया। बातचीत की गुनगुनाहट एक क्षण के लिए कम हो गई क्योंकि सभी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। राजेश निर्दोष रूप से कपड़े पहने और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ अमित को हाथ मिलाते हुए अभिवादन किया। अमित, मेरे युवा मित्र, राजेश ने कहा, उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम थी। कैसी शानदार प्रदर्शनी आपने आयोजित की है। मैं आपकी संरक्षिका के कार्यों को देखने के लिए उत्सुक हूं। अमित ने अपना संयम बनाए रखा, मुस्कान लौटाते हुए। राजेश, स्वागत है। कृपया प्रदर्शनी का आनंद लें। मुझे यकीन है कि आप पेंटिंग्स को प्रकट करने वाली पाएंगे। जब राजेश गैलरी में आगे बढ़ा, अमित ने मीरा के साथ एक सार्थक नजर साझा की। खेल शुरू हो गया था। राजेश एक शिकारी की आत्मविश्वास के साथ हॉल में घूम रहा था। उसकी नजर हर पेंटिंग का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन कर रही थी। जब वह सरला की पहली कृति तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर सूक्ष्म परिवर्तन आया। पहचान, आश्चर्य और फिर कुछ अधिक अंधेरा उसके चेहरे पर दिखाई दिया। सरला पास आई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। राजेश, यहां तुम्हें देखकर क्या आश्चर्य। राजेश उसकी ओर मुड़ा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सरला, प्रिय, समय तुम पर दयालु रहा है। मैं देखता हूं कि तुमने अपना जादू नहीं खोया है। कुछ चीजें समय के साथ बेहतर होती जाती हैं, सरला ने जवाब दिया, उसकी नजर थामे हुए। जब सरला और राजेश के बीच तनाव बढ़ रहा था, प्रमुख अतिथि पेंटिंग्स में छिपे विवरणों पर ध्यान देना शुरू कर रहे थे। एक पत्रकार एक परिदृश्य पेंटिंग में छिपी एक तारीख को देखकर भौहें चढ़ा रहा था। एक कला समीक्षक खुद से बुदबुदा रहा था, एक चित्र के स्ट्रोक में कूटबद्ध नामों को पहचानते हुए। एक राजनेता एक ऐसा दृश्य देखकर पीला पड़ गया जो एक गुप्त बैठक को पुनर्निर्मित करता प्रतीत होता था जिसे वह भूला हुआ मानता था। रवि यह सब संतोष के साथ देख रहे थे, जानते हुए कि पहेली के टुकड़े एक साथ फिट होने लगे थे। लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। अचानक बत्तियां झिलमिलाईं और पूरी तरह से बंद हो गईं, गैलरी को अंधेरे में डुबो दिया। आश्चर्य और भ्रम की चीखें हवा में भर गईं। जब कुछ सेकंड बाद बत्तियां वापस आईं, तो दो बातें स्पष्ट हो गईं। राजेश वर्मा गायब हो गया था और प्रदर्शनी की केंद्रीय पेंटिंग, सरला की वह मास्टरपीस जिसमें भ्रष्टाचार के नेटवर्क के खिलाफ सबसे दमनकारी सबूत थे, अब अपनी जगह पर नहीं थी। गैलरी में अफरातफरी मच गई। अमित और मीरा उस जगह की ओर दौड़े जहां पेंटिंग थी, जबकि रवि तेजी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़े, यह संदेह करते हुए कि राजेश भागने की कोशिश करेगा। सरला, हालांकि, हॉल के बीच में जड़वत खड़ी रह गई। उसकी आंखें उस खाली जगह पर टिकी हुई थीं जहां पहले उसकी कृति थी। लेकिन यह पेंटिंग का नुकसान नहीं था जिसने उसे सदमे में डाल दिया था। उसकी जगह दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टांकी गई थी, वही तस्वीर जिसे राजेश इससे पहले देख रहा था। कांपते हाथों से सरला ने तस्वीर उठाई। उसमें 4 आकृतियां कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थीं, वह खुद, जवान, रवि, उनकी आंखों में खुशी की चमक, राजेश, बिना उस कठोरता के जो अब उसके चेहरे की विशेषता थी, और एक चौथा व्यक्ति जिसका चेहरा जला हुआ था। लेकिन सरला को चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह कौन था। वे यादें जो उसने इतने लंबे समय तक दबा रखी थीं, अब जोर से उभर रही थीं, उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। यह नहीं हो सकता, वह फुसफुसाई, उसकी आंखों में आंसू बन रहे थे। अमित उसके पास लौटा, हंफते हुए। मां, राजेश पेंटिंग लेकर भाग गया है। हमें। वह सरला के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर रुक गया। क्या हुआ? यह क्या है? सरला ने अपने बेटे को देखा, फिर तस्वीर को, और अंत में उस दरवाजे की ओर जहां से रवि राजेश का पीछा करने के लिए निकले थे। अमित, उसने कहा,
उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। इस बीच मुंबई की सड़कों पर रवि राजेश के पीछे दौड़ रहे थे, जो अपनी उम्र के लिए आश्चर्यजनक चपलता के साथ भाग रहा था। चोरी की गई पेंटिंग उसकी बाह के नीचे सुरक्षित थी। राजेश, रवि ने चिल्लाया। रुको, यह खत्म हो गया है। राजेश मुड़ा, बिना रुके दौड़ते हुए। यह कभी खत्म नहीं होगा, रवि, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। पूरी सच्चाई। वे एक मोड़ पर पहुंचे और राजेश ठोकर खाकर गिर गया। पेंटिंग उससे दूर फिसल गई। रवि ने उसे पकड़ लिया, हंफते हुए। खत्म हो गया, राजेश, रवि ने कहा, पेंटिंग उठाने के लिए झुकते हुए। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। राजेश हंसा, एक कड़वी और थकी हुई आवाज। ओह रवि, हमेशा इतने महान, इतने अंधे। क्या तुम वाकई में मानते हो कि तुम पूरी कहानी जानते हो? इससे पहले कि रवि जवाब दे पाता, सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी। पुलिस की लाइटें सड़क को रोशन कर रही थीं। राजेश ने रवि को देखा, उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। लगता है कि हमारा समय खत्म हो गया है, पुराने दोस्त। लेकिन याद रखो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। यहां तक कि वे हिस्से भी जिन्हें तुम अंधेरे में रखना चाहोगे। जैसे जैसे पुलिस नजदीक आ रही थी, रवि ने महसूस किया कि पेंटिंग को वापस पाने और राजेश को गिरफ्तार होते देखने के बावजूद कुछ बड़ा और अधिक खतरनाक सामने आने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो दशकों से दफन था और जो उन सभी चीजों को नष्ट करने की धमकी दे रहा था जो उन्होंने बनाई थी। हवेली में वापस सरला एक ऐसी सच्चाई को प्रकट करने की तैयारी कर रही थी जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। रात जो राजेश के लिए एक जाल के रूप में शुरू हुई थी, अब रहस्यों और खुलासों का एक पांडोरा का बॉक्स बन गई थी। पटेल मेहता परिवार का भाग्य एक धागे पर लटका हुआ था और वर्षों पहले लिए गए निर्णयों के परिणाम उन सभी तक पहुंचने वाले थे। हवेली के मुख्य हॉल में अमित और मीरा अपनी मां के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, जो अभी भी उस पुरानी तस्वीर को घूर रही थी। अतिथि चले गए थे, पीछे छोड़ गए थे सनसनीखेज घटनाओं पर फुसफुसाहट और आश्चर्य। मां, अमित ने धीरे से कहा, आप क्या कहना चाहती थीं? यह तस्वीर क्या है? सरला ने गहरी सांस ली, अपने बच्चों की आंखों में देखते हुए। यह कहानी का वह हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं बताया। एक हिस्सा जिसे मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। वह तस्वीर में दिखाई देने वाले चारों लोगों की ओर इशारा करते हुए जारी रखी। तुम मुझे, रवि और राजेश को पहचानते हो, लेकिन चौथा व्यक्ति, वह रोशन था। तुम्हारा असली पिता अमित। अमित ने हैरानी से सांस रोक ली। क्या? लेकिन आपने कहा था कि रवि। सरला ने अपना सिर हिलाया, आंसू उसके गालों पर बहते हुए। मैंने झूठ बोला था। रवि तुम्हारे चाचा हैं, रोशन के भाई। और राजेश, वह रोशन का सबसे अच्छा दोस्त था। मीरा, जो अब तक चुप थी, ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? रोशन कहाँ है? सरला ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पुरानी यादों का दर्द स्पष्ट था। रोशन मर गया। और यह मेरी गलती थी। उस क्षण दरवाजा खुला और रवि अंदर आए, पेंटिंग अपने हाथों में थी। उन्होंने कमरे में तनाव को महसूस किया और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। सरला, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम उन्हें बता रही हो? सरला ने सिर हिलाया। हमें उन्हें बताना होगा, रवि। राजेश सच्चाई का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है। अब समय आ गया है। रवि ने गहरी सांस ली और परिवार के पास आए। ठीक है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। वह बैठ गए और अपनी कहानी शुरू की। यह 30 साल पहले की बात है। हम चारों, मैं, सरला, रोशन और राजेश, युवा और महत्वाकांक्षी कलाकार थे। हमने एक टीम के रूप में काम किया, एक दूसरे की प्रतिभाओं का पूरक बनते हुए। रोशन एक प्रतिभाशाली पेंटर था, मैं एक रेस्टोरर, सरला एक चित्रकार और राजेश, वह हमारा व्यवसाय था। सरला ने कहानी को आगे बढ़ाया। हम सभी सफलता चाहते थे, लेकिन राजेश, उसके पास एक योजना थी। उसने हमें कला के अंडरवर्ल्ड में ले जाया, जहां वास्तविक पैसा था। हम महान कलाकृतियों की प्रतिकृतियां बनाते थे, रवि ने स्पष्ट किया।
न केवल नकल के रूप में बल्कि मूल को बदलने के लिए। यह एक बड़ा जटिल घोटाला था। अमित और मीरा चुपचाप सुन रहे थे, आघात और अविश्वास से स्तब्ध। सरला ने जारी रखा, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन फिर चीजें बिगड़ गईं। राजेश लालची हो गया। वह केवल प्रतिकृतियां नहीं बेच रहा था, वह मूल कृतियों को भी बेच रहा था। कई बार जब रोशन ने इसका विरोध किया, वह रुक गई, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। रवि ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। राजेश और रोशन के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। रवि ने कहानी जारी रखी। चीजें हाथ से निकल गईं। और एक दुर्घटना में मैंने रोशन को धक्का दे दिया, सरला ने अचानक कहा। उसकी आवाज टूट गई। वह गिर गया। उसका सिर टेबल के किनारे पर लगा। और वह अमित ने अपनी सीट से उठकर खिड़की की ओर मुड़ लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मीरा स्तब्ध थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। यह एक दुर्घटना थी, रवि ने दृढ़ता से कहा। लेकिन राजेश ने इसका फायदा उठाया। उसने हमें ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि अगर हम उसके लिए काम करना जारी नहीं रखते तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। सरला ने सिर हिलाया। हम फंस गए थे। और फिर मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। तुमसे, अमित। अमित धीरे से अपनी मां की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। तो आपने मुझे पटेल परिवार को दे दिया? हाँ, सरला ने कहा, अपने बेटे की आंखों में देखते हुए। मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें एक सामान्य जीवन मिले। रवि ने अपना सिर हिलाया। और मैंने वादा किया था कि मैं तुम पर नजर रखूंगा, अमित। मैंने तुम्हारे पालक माता पिता के साथ काम किया, सुनिश्चित किया कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। अमित और मीरा इस नई जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सरला और रवि अपराधबोध और पछतावे के बोझ के साथ संघर्ष कर रहे थे। अंत में अमित बोला, उसकी आवाज कठोर थी। तो अब क्या? राजेश के पास पेंटिंग है। वह इस कहानी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। रवि ने गहरी सांस ली। नहीं, उसके पास पेंटिंग नहीं है। मैंने उसे वापस ले लिया। राजेश पुलिस हिरासत में है। सरला ने आश्चर्य से अपने देवर को देखा। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है ना? रवि ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह नहीं है। राजेश के पास अभी भी कई कनेक्शन हैं। और अब जब सच्चाई बाहर आ गई है, हमें इसका सामना करना होगा, अमित ने कहा, अपने परिवार की ओर मुड़ते हुए। साथ में कोई और झूठ नहीं, कोई और रहस्य नहीं। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। हम एक परिवार हैं। हम इससे निपटेंगे। सरला ने अपने बच्चों को देखा। उसकी आंखों में आंसू और प्यार का मिश्रण था। मुझे खेद है कि मैंने तुम दोनों से इतने साल तक सच छिपाया। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? अमित और मीरा एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी मां की ओर मुड़ते हैं। अमित धीरे से बोलता है, मां, यह आसान नहीं होगा। आपने हमसे बहुत कुछ छिपाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने यह सब हमारी सुरक्षा के लिए किया। हमें समय लगेगा, लेकिन हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। मीरा सहमति में सिर हिलाती है। हाँ, हम एक परिवार हैं। और परिवार एक दूसरे को माफ करते हैं। सरला राहत से रो पड़ती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है। रवि इस दृश्य को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की छाया अभी भी मौजूद है। हमें अभी भी राजेश से निपटना है, रवि याद दिलाते हैं। वह अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जल्द ही बाहर आ जाएगा। हमें एक योजना बनानी होगी। अमित अपनी मां से अलग होता है और दृढ़ता से कहता है, हम उसका सामना करेंगे। हमारे पास सच है और अब हम एक साथ हैं। सरला अचानक याद करती है, पेंटिंग। रवि, तुमने कहा था कि तुमने उसे वापस ले लिया। क्या वह सुरक्षित है? रवि सिर हिलाते हैं। हाँ, यहां है। वह पेंटिंग को सावधानी से खोलते हैं। यह पेंटिंग न केवल एक कलाकृति है, बल्कि राजेश के अपराधों का सबूत भी है। इसमें छिपे संदेश हैं जो उसके नेटवर्क को उजागर करते हैं। अमित पेंटिंग को ध्यान से देखता है, तो यही वजह है कि राजेश इसे इतनी बुरी तरह चाहता था। लेकिन अब क्या?
हम इसका क्या करें? मीरा एक विचार के साथ आगे आती है, क्यों न हम इसे सार्वजनिक करें? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और सारी सच्चाई बता दें। राजेश के कनेक्शंस उसकी मदद नहीं कर पाएंगे अगर सारी दुनिया जान जाएगी कि क्या हुआ था। सरला चिंतित दिखती है, लेकिन क्या यह हमें भी मुसीबत में नहीं डालेगा? हम भी इस सब में शामिल थे, रवि सोचते हुए कहते हैं, शायद यही सही रास्ता है। हम अपने अपराधों को स्वीकार करेंगे और न्याय के सामने खुद को पेश करेंगे। लेकिन साथ ही हम राजेश के बड़े अपराधों को भी उजागर करेंगे। अमित सहमति में सिर हिलाता है, मैं इससे सहमत हूं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह सही काम है। हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, लेकिन हम उसका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सरला गहरी सांस लेती है, ठीक है, हम यह करेंगे। लेकिन हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। राजेश अभी भी खतरनाक है, रवि कहते हैं, मैं अपने कुछ विश्वसनीय संपर्कों से बात करूंगा। हमें कानूनी सलाह और सुरक्षा की जरूरत होगी। मीरा अपने लैपटॉप की ओर बढ़ती है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था शुरू करती हूं। हमें एक मजबूत बयान तैयार करना होगा। अमित अपने परिवार को देखता है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है, हम इसे साथ मिलकर करेंगे। यह हमारा मौका है सब कुछ सही करने का। जैसे जैसे वे अपनी योजना पर काम करना शुरू करते हैं, हवेली में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वे जानते हैं कि आने वाले दिन कठिन होंगे, लेकिन पहली बार वे एक परिवार के रूप में एकजुट हैं, सच्चाई के साथ और एक साझा लक्ष्य के लिए। बाहर सूर्य उगने लगता है, एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता हुआ। पटेल मेहता परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसी शुरुआत जो सच्चाई, साहस और परिवार के बंधन पर आधारित है। जैसे जैसे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, वे जानते हैं कि उनका भविष्य अनिश्चित है। लेकिन एक बात निश्चित है, वे अब इसका सामना एक साथ करेंगे, एक परिवार के रूप में। 2 दिन बाद मुंबई के एक प्रमुख होटल के सम्मेलन कक्ष में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। कैमरों की चमक और पत्रकारों की बुदबुदाहट के बीच पटेल मेहता परिवार मंच पर प्रवेश करता है। अमित अब एक परिवार के मुखिया के रूप में माइक के सामने खड़ा होता है। उसकी आवाज दृढ़ है जब वह बोलना शुरू करता है, नमस्कार। आज हम यहां एक लंबे समय से छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए आए हैं। यह एक कहानी है कला, धोखे, प्यार और पश्चाताप की। यह हमारे परिवार की कहानी है। वह आगे बढ़कर पूरी कहानी बताता है, रोशन की मृत्यु, राजेश का धोखा और उनके परिवार के विभाजन के बारे में। सरला, रवि और मीरा भी अपने हिस्से जोड़ते हैं, प्रत्येक अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए और माफी मांगते हुए। जब वे राजेश के बड़े अपराधों का खुलासा करते हैं और पेंटिंग में छिपे सबूतों को प्रस्तुत करते हैं, तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पत्रकार हैरान रह जाते हैं, उनके कैमरे लगातार क्लिक करते रहते हैं। अंत में अमित समापन करता है, हम जानते हैं कि हमने गलतियां की हैं और हम उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हम न्याय की मांग करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो राजेश वर्मा और उसके नेटवर्क के शिकार बने हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। पटेल मेहता परिवार जानता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वे तैयार हैं। वे एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, उनके चेहरों पर डर के साथ साथ राहत भी है। जैसे जैसे वे पुलिस के साथ जाते हैं, वे जानते हैं कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि वे अब अकेले नहीं हैं। वे एक परिवार हैं, सच्चाई के साथ एकजुट, और वे इस चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। होटल से बाहर मीडिया और जनता की भीड़ उनके प्रस्थान को देखती है। कुछ लोग उन्हें अपराधी के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उनके साहस की प्रशंसा करते हैं। लेकिन पटेल मेहता परिवार के लिए यह केवल उनकी यात्रा का अगला चरण है, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगी। जैसे जैसे पुलिस की गाड़ियां दूर जाती हैं, मुंबई का सूरज ढलने लगता है, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनता हुआ। एक ऐसा युग जहां सच्चाई ने अंततः अंधेरे पर विजय प्राप्त की है और एक टूटा हुआ परिवार फिर से एकजुट हो गया है।